हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आज हम देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम का क्या एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है वो कांस्टेंट होता है। और उसका जब हम डेरिवेशन करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रेशर और वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तब प्रेशर डिक्रीज होता है एंड जब प्रेशर डिक्रीज होता है तब वेलोसिटी इंक्रीज होता है। इसी चीज का यूज करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाया है, बहुत सारे फिनोमिनास जो है वो होता है, उसी को हम पढ़ेंगे आज हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में। सबसे पहले दिया है एटोमाइजर। द कॉमन फॉर्म ऑफ द एटोमाइजर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। जो कॉमन फॉर्म होता है एटोमाइजर का, यानी कि जो स्प्रे होता है, वो यहाँ पर फिगर फर्स्ट में दिखाया है। When its rubber bulb B is squeezed, the air blow in the tube with high speed. जब हम इस रबर बल्ब B को स्क्वीज करते हैं तो एयर जो है इस ट्यूब में फ्लो होता है। ये जो टी ट्यूब है उसमें फ्लो होता है और उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। इससे एयर निकलता है और बहुत ही फास्ट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर बल्ब की जगह पर जो है एक बटन भी हो सकता है जिसे हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर इनसाइड टी। और बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक ये जो पोर्शन है उसमें प्रेशर कम होगा। प्रेशर क्यों कम होगा? क्योंकि उधर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है और बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक जो वेलोसिटी ज्यादा होता है तब प्रेशर कम होता है, which is much less than atmospheric pressure P1 on liquid surface। और ये जो लिक्विड सरफेस है बोतल के अंदर, उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है P1, उससे वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, ये जो प्रेशर P है इस ट्यूब T के अंदर, ड्यू टू इट द लिक्विड राइजेस अप इन द ट्यूब T, उसके वजह से जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है लिक्विड हमेशा। ठीक है, तो नीचे वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, लिक्विड को वो धक्का देके उस तरफ पहुंच जाएगा और लिक्विड इस ट्यूब के अंदर राइज होगा and is pushed out with air through nozzle in the form of a spray। और ये जो एयर है वो इस लिक्विड को इस नोजल से बाहर पुश कर देगा और वो हमें जो है इन फॉर्म ऑफ स्प्रे मिलता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज इन पेंट, ऑयल, सेंट एंड नोजल स्प्रेयर्स। और ये प्रिंसिपल जो है जो पेंट स्प्रेयर्स होता है, ऑयल स्प्रेयर्स होता है, सेंट स्प्रेयर्स होता है, परफ्यूम टाइप्स, और नोजल स्प्रेयर्स में यूज होता है। नंबर सेकेंड एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग। एरोप्लेन विंग को वो ऊपर उठाता है, उसको लिफ्ट करता है। ठीक है, द शेप ऑफ द एरोप्लेन विंग दैट इज एरोफाइल इज पेक्यूलर। जो एरोप्लेन विंग है उसको हम एरोफॉइल कहते हैं। उसका शेप जो है एक यूनिक सा होता है, पेक्यूलियर होता है, स्पेशल होता है। इट्स अपर सरफेस इज मोर कर्व देन इट्स लोअर सरफेस। उसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो ज्यादा कर्व होता है नीचे के कंपैरिजन में। एंड इट्स लीडिंग एज दैट इज हेड इज मोर थिक देन इट्स ट्रेलिंग एज दैट इज टेल। और ये जो उसका लीडिंग एज है, आगे वाला हिस्सा जो एज कोना है वो ज्यादा मोटा होता है पीछे वाले कोने से। आगे वाले एज को हम हेड कहते हैं, ट्रेलिंग एज को हम ट्रेल कहते हैं। ठीक है, एज द एरोप्लेन मूव्स फॉरवर्ड, जब ये एरोप्लेन आगे की तरफ मूव करता है, द एयर ब्लोस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइन्स ओवर द विंग्स ऑफ एरोप्लेन। एयर जो है स्ट्रीम लाइन के फॉर्म में विंग्स ऑफ एरोप्लेन से प्लेन के ऊपर से जाएगा, यानी कि ये जो एरोप्लेन है उसके विंग शेप का पाथ बनाकर वो जाएगा एंड स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो मीन्स पार्टिकल जो है एक दूसरे के पाथ को फॉलो करेंगे जैसे कि परेड में होता है। ठीक है, और वेलोसिटी भी सेम होगी। फिर उसके बाद लिखा है एज द अपर सरफेस ऑफ द विंग इज मोर कर्व देन इट्स लोअर सरफेस। जो ऊपर वाला सरफेस है वो ज्यादा कर्व है नीचे वाले सरफेस से। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द एयर बिलो द विंग इज लेस देन दैट ऑन द अपर सरफेस ऑफ विंग। तो जो स्पीड होगा एयर का
विंग के नीचे वाले हिस्से पर वो कम होगा ऊपर वाले हिस्से के कंपैरिजन में। ऊपर वाले हिस्से पर स्पीड ज्यादा होगा, एयर के पार्टिकल्स का कर्व हिस्सा है उस पर डिस्टेंस ज्यादा कवर करना होता है, तो उसको कवर करने के लिए उसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, तभी इस पॉइंट पे मिलेगा और स्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा स्लो मूव करना चाहिए ताकि दोनों एक साथ जा सके विंग के खत्म होने के बाद, ठीक है। According to Bernoulli's theorem, the pressure above the wing become less than the pressure below the wing. बर्नौली थ्योरम है, उसके मुताबिक स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा और नीचे वाले हिस्से पर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। वही यहाँ पर लिखा है, pressure above the wings become less than pressure below the wings. Due to this difference of pressure on the two sides of the wing, अब ये जो दो sides है उसमें प्रेशर का फर्क है, the aeroplane is lifted up. तो एरोप्लेन जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उधर प्रेशर कम है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है उधर प्रेशर ज्यादा है, वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर नीचे जो है वो प्रेशर ज्यादा है, ऊपर जो है वो प्रेशर कम है। प्रेशर किस डायरेक्शन में धक्का देगा? अब ऊपर वाले डायरेक्शन में, क्योंकि जो ऊपर प्रेशर है वो उतना ताकतवर नहीं है कि उसको रोक पाए, तो इसलिए क्या होगा, ये जो विंग है वो उड़ेगा हवा में। नंबर 3 है ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। जब स्टॉर्म्स आता है, तूफान आता है, तब जो रूफ है, छत है, वो उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स द रूफ ऑफ द हट्स और टिन रूफ आर जनरली ब्लोन ऑफ विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द हाउस। जब भी कभी साइक्लोन्स आता है या स्टॉर्म्स आता है तो हर्ट्स जो होता है उसका छत उड़ जाता है, या जो टिन रूफ्स है वो उड़ जाता है, लेकिन घर जो है उस पे कोई डैमेज नहीं होता। घर पर कोई डैमेज नहीं होता, छत को लेके जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स द विंड ब्लो विथ हाई स्पीड ओवर द टॉप साइड ऑफ द रूफ। जब भी कभी स्टॉर्म्स आता है तो हवा जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलता है। एटमॉस्फेयर में हवा होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलता है रूफ के टॉप साइड में, छत के ऊपर वाले हिस्से पर, ठीक है। ड्यू टू इट द प्रेशर P1 बिकम्स लो। बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक जब स्पीड ज्यादा होगा तब प्रेशर कम होगी, प्रेशर कम हुआ, ठीक है। बिलो द रूफ इनसाइड द रूम द विंड इज नॉट ब्लोइंग। लेकिन छत के नीचे वाले हिस्से पर रूम के अंदर हवा नहीं चल रहा। द प्रेशर इज P2 और उधर प्रेशर जो है वो P2 है, where P2 इज ग्रेटर देन P1 और उस केस में जो P2 है वो P1 से ग्रेटर होगा। अगर हम पहले वाले कंडीशन में देखेंगे, जब हवा नहीं चल रहा होगा, अंदर और बाहर का प्रेशर जो है वो इक्वल होगा, नहीं तो घर जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी बाहर प्रेशर कम हुआ है हवा की वजह से, हवा की स्पीड के वजह से, लेकिन अंदर का प्रेशर तो कम नहीं हुआ। इसका मतलब P2 जो है वो ग्रेटर रहेगा P1 से। पहले दोनों इक्वल था, अब अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका प्रेशर कम हुआ है, अंदर वाला वैसे ही प्रेजेंट है, न्यूट्रल, तो P2 जो है वो ग्रेटर होगा P1 से। इट मीन्स देयर इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड्स। अब प्रेशर में डिफरेंस हुआ, एक जगह पर प्रेशर कम है, दूसरे जगह पर प्रेशर ज्यादा है। जिस जगह पर ज्यादा होगी वही असर करेगा ऊपर की तरफ, छत को पुश करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई होगी। प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ड्यू टू इट द रूफ ऑफ अ हट इज लिफ्टेड अप, जिसकी वजह से जो रूफ है वो ऊपर चला जाता है क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। एंड इज ब्लोन ऑफ बाय द विंड, और हवा जो है उसको ले जाता है। हवा इस तरफ जा रहा है तो उसको भी लेकर जाता है, जैसे कि एटोमाइजर के केस में हुआ था। नंबर 4 है मोशन ऑफ टू शिप्स और टू बोट्स। दो बोट्स और दो शिप्स का मोशन, उसमें भी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। देखते हैं, इफ टू शिप्स स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट मूव पैरेलल टू ईच अदर एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। दो शिप्स है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनका वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। The air starts moving with high velocity
थ्रू द नैरो स्पेस बिटवीन देम। अब ये दोनों बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, दोनों पैरेलल है, तो उसके बीच में जो एयर है उनको भी तो साथ में ले जाएगा अपने स्पीड के साथ, ठीक है। ड्यू टू इट द प्रेशर इज रिड्यूस इन द स्पेस बिटवीन द टू शिप्स। ये जो दो शिप्स है उसके अंदर वेलोसिटी तो इंक्रीज होगा क्योंकि वो दोनों बहुत ही स्पीड जा रहे हैं, तो उसके जो पास वाले एयर पार्टिकल्स है वो भी स्पीड जाएंगे, एंड जब स्पीड जाएगा तो प्रेशर कम होगा। दैट इज अवर बर्नौलीज थ्योरम। नाउ द आउटवर्ड हाई प्रेशर पुशेस द शिप इनवर्ड्स। ये तो उन दोनों के गैप के बारे में बात हुई। अगर हम आउटवर्ड प्रेशर को देखेंगे वो तो हाई है क्योंकि उसमें वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, तो प्रेशर में डिक्रीज नहीं होगा। तो क्या करेगा वो दोनों काम करेगा, वो दोनों करेगा पुश इन दोनों शिप को इनवर्ड्स की तरफ। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द शिप्स कम क्लोजर टू ईच अदर, और जिसकी वजह से ये दोनों शिप जो है एक दूसरे के पास आएंगे क्योंकि बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है, उनका असर दिखेगा, दोनों उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में जो स्पेस है उस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड में इवन कोलाइड एंड बी डिस्ट्रॉयड, और वो दोनों एक दूसरे को टक्कर भी मार सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, प्रेशर ज्यादा हुआ तो, बहुत ज्यादा हुआ तो। अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन फॉल्स टूवर्ड्स ट्रेन कैन ऑल्सो बी अकाउंटेड एज डिस्कस अबव। उसी तरीके से एक फास्ट मूविंग ट्रेन के पास अगर कोई इंसान हो तो वो जो ट्रेन है वो उसको खींच के लेकर जाता है, और उसका रीजन यही है, ठीक है। यहाँ पर स्पिनिंग बॉल दिया है, स्पिनिंग बॉल में भी बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है, उसको हम मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन अ बॉल स्पिन्स in still air about an axis perpendicular to the plane of the paper, the ball drags the thin layer of air around it. जब भी कभी बॉल स्पिन करता है, घूमता है, तो वो क्या करेगा, इन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, उसका स्पिनिंग का एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर से, तो ये जो बॉल है उसके पास जितने भी एयर है उसको भी खुद के साथ घुमाएगा। द कंसेंट्रिक स्टीम लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ the air are as shown in figure 6.24a, और जो कंसेंट्रिक स्ट्रीम लाइंस प्रोड्यूस होता है एयर के मोशन के वजह से वो यहाँ पर फिगर में दिखाया है। ये जो है एयर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। सपोज द बॉल मूव्स along a straight line without spinning, the streamlines produced are shown in figure B। और हम सपोज करते हैं कि ये बॉल घूम नहीं रहा, वो सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बिना स्पिन किए, तो जो एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो यहाँ पर दिया है। एयर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो ऐसे मूव करेगा और बॉल इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। When a ball is given both a translatory and rotatory motion, now बॉल जो है आगे की तरफ भी जा रहा है, घूमते घूमते जा रहा है, जैसे कि एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, तो उस केस में क्या होगा, द स्ट्रीम लाइन्स ऑन द अपर साइड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉल। जो अपर साइड में स्ट्रीम लाइन्स है वो ये जो बॉल का मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो द वेलोसिटी ऑफ एयर इज रिड्यूस, तो ये जो बॉल है वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रीम लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बॉल जो है इन एयर को रोकने की कोशिश करेगा। एयर का स्ट्रीम लाइन जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल आ रहा है तो वो रोकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी कम होगा एंड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन अकॉर्डेंस विद बर्नौलीज थ्योरम। एंड जो वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी को वो कम करेगा क्योंकि ये एक रोकने वाला पोर्शन है। Thus a pressure difference is created, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन लेटरल प्रेशर, और इस डिफरेंस की वजह से इट टेक्स कर्व पाथ विच इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द ग्रेटर प्रेशर साइड, तो ये ग्रेटर प्रेशर साइड की तरफ कन्वेक्स होगा, वो वाला पाथ वो लेगा, वो एक कर्व पाथ लेगा जो कि कन्वेक्स है ग्रेटर प्रेशर वाले साइड पर। दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, और उसी को हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।